फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को भी आंसर करना है बेटा, है ना। आप लोगों को भी आंसर करने हैं, है ना। वैसे तो आंसर है यहाँ पर, इसमें आंसर्स गिवन है, पर हम लोग डिस्कस करेंगे भाई क्यों आया ऐसा आंसर। उसके बाद ये नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो आपको चाहिए होगा तो वीडियो दे दूंगा, है ना। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है ना। और ये शेयर कर दूंगा, इसी में आंसर्स भी नोट डाउन है, तो जैसे सब्जेक्टिव वाले आंसर्स लिखे हुए हैं इसमें, तो इसमें से याद कर लेना। जैसे दे रखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए कहा जाता है कि वो पूरे यूनिवर्स में ही, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है वो, है ना। इसलिए क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, एवरीवेयर। ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है वो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एवरीवेयर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्रोनॉट इन द ऑर्बिट इन अ स्पेसक्राफ्ट फील्स वेटलेसनेस। तो कोई एस्ट्रोनॉट है ऑर्बिट में, वो वेटलेसनेस फील करता है, तो ऐसा क्यों फील करता है वो, क्या कारण है। ठीक है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ कि वेटलेसनेस क्यों फील करता है वो। देखो, ध्यान से देखना आप। जैसे हम ये कहें कि एक लिफ्ट है, इस तरह से एक लिफ्ट है, ठीक है। ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ये पर्सन है, ये पर्सन इस लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो लिफ्ट है तो, और ये लिफ्ट क्या है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। कैसे जा रही है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। देखो क्या होगा इसमें, ये पर्सन का जो वेट है, वेट कैसे एक्ट करेगा नीचे की तरफ, तो वेट को अपन ले लेंगे डब्लू। और ये जो अब देखो वेट लगने से ऐसा तो नहीं है पर्सन नीचे चला गया, नीचे थोड़ी चला गया, पर्सन तो वहीं खड़ा हुआ है, पर्सन तो जो है वो वहीं खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर इस पर क्या लगा रहा है, रिएक्शन लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स। ये हमने सब वो चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में। तो रिएक्शन कैसी लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी, समझना बात को। ठीक है, लिफ्ट है, ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन किससे ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये पर्सन इसमें खड़ा हुआ है, तो पर्सन का जो वेट है वो नीचे एक्ट करेगा। नीचे वेट होने की वजह से जो ये फ्लोर है, फ्लोर इस पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। अब इसमें अपन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, देखो न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है, न्यूटन सेकंड लॉ में जो नेट फोर्स होता है, एफ एन मतलब हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ध्यान से समझना। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अगर हम ये कहें कि ये जो पर्सन है इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो रिएक्शन फोर्स है वो ऊपर एक्ट कर रहा है। तो जिस तरफ लिफ्ट जा रही है उसको अपन बढ़ा लेते हैं, ध्यान रखना। जैसे जिस तरफ वो बॉडी मूव कर रही है, बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर मूव, ये लिफ्ट कैसे जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ये पर्सन भी लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जो जिस साइड में जहां जा रहा है उसको अपन बढ़ा लेते हैं, तो आर जो है वो बड़ा फोर्स है इसमें। तो बड़े में से छोटे फोर्स को माइनस कर देना आप, तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए प्लस एम जी आ जाएगा। एम ए प्लस एम जी आ गया, तो ये जो आर होता है ना, ये आर जो है उस पर्सन का क्या है, इस आर को बोलते हैं अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन। क्या बोलते हैं उसको, अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन, यानी कोई लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से जा रही है, और कोई पर्सन उसके अंदर खड़ा हुआ है, तो उसके अंदर स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उसको ऐसा फील होगा कि उसका वेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसका वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में। अगर मान लो कि लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही होती और लिफ्ट होती रेस्ट में, अगर लिफ्ट जो होती रेस्ट में होती, लिफ्ट इज इन अ रेस्ट, तो अगर लिफ्ट रेस्ट में होती, रुकी हुई होती, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होता, जीरो। ये ए की वैल्यू जीरो हो जाती ना अगर लिफ्ट रेस्ट में होती, तो आर की वैल्यू कितनी आती, एम जी आती, तो एम जी तो क्या होता है, इसका एक्चुअल वेट है। अगर लिफ्ट रुकी हुई होती तो उसका जो वेट होता वो कौन सा होता, उसका एक्चुअल वेट होता। यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं, इसको एक्चुअल वेट लिख देते हैं, बात समझ में आ रही है। उसका जो वेट होता वो क्या होता है, एक्चुअल वेट होता। चलो ये तो बात हो गई, जैसे लिफ्ट यहाँ इस केस में ऊपर जा रही थी। मान लो ये सेम लिफ्ट, अगर यही लिफ्ट, ध्यान से देखना, अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही होती इस तरीके से, अगर, तो इसका एम जी तो नीचे लग ही रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगती है आर, ये आर हो गई है ना, आर रिएक्शन फोर्स आ गया। अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होती लिफ्ट, तो नीचे आ रही होती तो क्या करते आप, नीचे आ रही होती तो आप नेट फोर्स कैसे निकाल, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है न्यूटन सेकंड लॉ से। अब नीचे आ रही होती तो कौन बड़ा होता है, एम जी बड़ा है या आर बड़ा है, बताओ।
अब इसमें mg बड़ा है या r बड़ा है, बोलो। mg बड़ा है, ठीक है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो mg माइनस r कर दोगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma आ जाएगा। अब यहां से अपन r निकाले बेटा, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg माइनस ma आ जाएगा। क्या आ जाएगा, mg माइनस ma। तो mg देखो, mg तो उसका क्या था, एक्चुअल वेट था, यहाँ से देखो mg क्या था, उसका एक्चुअल वेट था, एक्चुअल वेट, ठीक है। और उसमें से ये माइनस हो रहा है, तो यानी यहाँ पर तो उसको उसका वेट क्या हो रहा है, इस केस में तो उसका वेट इंक्रीज हो रहा है। पर जब लिफ्ट नीचे आएगी तो उसका वेट क्या होगा, उसका अपेरेंट वेट विल डिक्रीज। ये क्या है, इसका अपेरेंट वेट है, ये क्या है, इसका अपेरेंट वेट है। और वो वेट क्या हो रहा है, वो वेट हो रहा है डिक्रीज, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, आप कहोगे सर इतनी सारी बात बता दी एक क्वेश्चन के लिए आपने, तो मैंने वो इसलिए बताया क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जनरली आपसे ये गलत हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई बिकॉज एक्सेलरेशन इन द ऑर्बिट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ अ ग्रेविटी आउटसाइड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इनसाइड और आउटसाइड की एक्सेलरेशन सेम है, सेम है। तो जैसे इसके यहाँ पर अगर अपन इस a की वैल्यू को g रख दें इसमें, इफ आई पुट a इजिकल टू g, तो r इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और r इजिकल टू 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, उसका वेट जो है, वेट क्या हो गया, जिसको अपन अपेरेंट वेट करे थे, एक्चुअल में तो वेट है ना, जो अपन अपेरेंट वेट करे थे वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वेट अगर 0 हो जाता है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। ठीक है, बात समझ में आई। मैंने इतना सॉल्यूशन आपके लिए करा है ये समझाने के लिए इस पॉइंट को कि इसका ये आंसर कैसे आया, सी आंसर। तो बिकॉज एक्सिलरेशन इन द ऑर्बिट इज इक्वल टू द एक्सिलरेशन ऑफ ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड। ठीक है, समझ में आया है ना, बोलो। आया समझ में, कैसे आंसर करोगे। अगर ए की वैल्यू जी के बराबर हो गई तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आर की वैल्यू 0 हो गई मतलब उसका वेट क्या हो गया, 0 हो गया। तो वेट 0 हो गया, उसी को अपन क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं, है ना। समझ में आया। इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन आप पूछ लेना ना। ये कह रहे हैं द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है, बताओ। रेक्टेंगुलर बॉडीज, सर्कुलर बॉडीज, इलेप्टिकल बॉडीज या स्फेरिकल बॉडीज। तो ध्यान हो तो आप जब ये रूल लगाते हो, जब आप ये फॉर्मूला बनाते हो तो कैसे करते हो, ऐसी बॉडी बनाते हो ना आप, स्फेरिकल बॉडी। ध्यान है, कभी भी आपने देखा कि कोई चौकोर रेक्टेंगुलर बना दिया हो, ऐसा कुछ बना दिया हो, नहीं। सर्कल भी नहीं, सर्कल क्यों नहीं बोल सकते आप कहोगे सर ये तो सर्कल है। सर्कल नहीं बोल सकते आप, उसमें मास भी तो लेते हो, ठीक है। उसका मास लेते हो, इसका मास m1 लेते हो, इसका मास m2 लेते हो, ठीक है। इनके बीच की सेंटर की डिस्टेंस r लेते हो, तब जाके इनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स आप क्या निकालते हो, F इजिकल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो बॉडीज लेते हैं अपन, वो कैसी बॉडीज लेते हैं, स्फेरिकल बॉडीज। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्फेरिकल बॉडीज। ठीक है, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन तो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड। तो हाँ बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहे थे कि एन एस्ट्रोनॉट इन द ऑर्बिट इन अ स्पेसक्राफ्ट फील्स वेटलेसनेस। आपने देखा होगा जब भी स्पेसक्राफ्ट का टेलीविजन पे या ऐसे दिखाते हैं तो वो उड़ते रहते हैं, फ्लाई करते रहते हैं। देखा है ना, स्पेसक्राफ्ट के अंदर फ्लाई करते रहते हैं। तो वो फ्लाई क्यों करते यस। रहते हैं, वो फ्लाई करते रहते हैं वेटलेसनेस की वजह से। वेटलेसनेस कब होगी, वेटलेसनेस होगी जब उसका वेट 0 हो जाए। तो वेट कैसे 0 होगा, देखो इसके लिए तो मैंने ये इक्वेशंस बना के बताई थी आपको, ठीक है। वेट कब 0 होगा, वेट कब 0 होगा, जब ये एक्सेलरेशन a की वैल्यू g के बराबर हो जाए। जब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, g के बराबर हो जाए। क्योंकि देखो ये mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था इस केस में, ये g तो इसके पास एक्सेलरेशन ऑलरेडी था ही, पर बाहर का जो एक्सेलरेशन है ये a, अगर इसकी वैल्यू g के बराबर हो जाए तो क्या फील होगा, वेटलेसनेस ने। देखो कैसा है, अगर कोई लिफ्ट है, लिफ्ट का वायर एकदम से काट दे, तो लिफ्ट का वायर अगर एकदम से कट गया ना, तो आपका जो कांटेक्ट है ना फ्लोर के साथ, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मूवीज में आपने इसे देखा होगा। तो वो इसलिए हो जाता है कि जैसे लिफ्ट का वायर काटा तो उसमें जो है, लिफ्ट का वायर काटते ही वो क्या है, फ्री फॉल होती है। और फ्री फॉल जब होती है तो फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। तो ये सेम कंडीशन आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो स्पेसक्राफ्ट के केस में भी, कि वहां पर भी जो एक्सेलरेशन है इन द ऑर्बिट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पर भी देखो यही तो हो रहा है, एक्सेलरेशन अपन ने क्या कर दी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर कर दी, तभी तो 0 आया ना अपना आंसर। आए समझ में, ठीक है, बोलो यस नो।
आयुष आया यस। है ना? यस ठीक सर। है, ओके। हाँ तो आपको क्वेश्चन रेज करने हैं अपने, है ना? अब जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गया है, तो हमने, और फोर्थ क्वेश्चन तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड फॉर एवरीवेयर आ जाएगा इसमें तो आंसर, ठीक है? एवरीवेयर आंसर बनेगा इसमें। ये शीट दे दूंगा मैं, आप इसको भी लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है? इसमें सिर्फ अपन बायनेसी के क्वेश्चन छोड़ देंगे, और अदर्स जो भी क्वेश्चन है वो सारे करेंगे, है ना? ओनली बायनेसी के क्वेश्चन छोड़ देंगे, प्रेशर थ्रस्ट वाले अभी करे नहीं है ना हमने। तो ये देखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज। अच्छा ये बताओ भाई, जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है? और एक डी ऑप्शन और देख लेते हैं, इसका डी ऑप्शन क्या है? चलो इसी में से बता दो, इसमें से कोई सा आ रहा है कि सही? सर अपोजिट। हाँ बोलो, कौन सा आ रहा है? बाकी सब भी बोल सकते हो अपोजिट। भाई। हाँ आयुष का बिल्कुल सही आंसर है, अपोजिट होगा, ठीक है? कैसे करा ये हमने? जब किसी बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं, ये तो केस हमने स्टडी किया हुआ है, नोट्स अच्छे से पढ़ लेना आप। ये बॉडी को हमने अपवर्ड थ्रो करा, तो अपवर्ड थ्रो करा तो हमने आपको क्या बताया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल ऑलवेज एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, ठीक है? तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ डाउनवर्ड लग रहा है, बॉडी मोशन कैसे कर रही है? आपका अपवर्ड कर रही है, बॉडी का मोशन क्या हो रहा है? अपवर्ड हो रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या लग रहा है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ देख लो आप, क्या आंसर आ रहा है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा आपका। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट, आप लोग क्वेश्चन अपने पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बस सुनते ही रहो, मैं बोल रहा हूँ और सुनते ही रहो। जो समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन आप पूछना कि सर क्या है, इसका आंसर कैसे आया ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब अच्छे से लर्न कर लेना। What happens to the acceleration due to gravity with the increase in altitude from the surface of the earth? क्या होता है, क्या याद कराया मैंने? अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे डिक्रीज होगी, अर्थ से डेप्थ में जाओगे इंक्रीज। तो भी डिक्रीज होगी, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? डिक्रीज, सीधे से डिक्रीज। याद रख लेना है आपको, ठीक है? नाउ the acceleration due to gravity has the same value everywhere in the space, has the same value everywhere on the earth, varies with the latitude on the earth, is greater ऑन द मून ड्यू टू इट्स स्मॉलर डाय। एक एक करके देखते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के लिए बात कर रहे हैं। जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आता है ना आपको सबको? जी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल जी का होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? और इसमें हैज द सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द स्पेस, नहीं, जी की वैल्यू सेम नहीं होती, मून पे अलग होगी, मार्स पे अलग होगी, अर्थ पर अलग होगी, तो ये तो गलत है। फिर हैज द सेम वैल्यू एवरीवेयर ऑन द अर्थ, एवरीवेयर ऑन द अर्थ पर भी जी सेम नहीं रहता। अगर आप पोल पे जाओगे, इक्वेटर पे जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है? वेरीज विद द लेटीट्यूड ऑन द अर्थ, तो लेटीट्यूड के साथ तो चेंज होगी ये वैल्यू, ठीक है? विद द लेटीट्यूड जो है ये चेंज होती है जी की वैल्यू। एट इज ग्रेटर ऑन द मून, नहीं, मून के पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 1/6 टाइम है अर्थ पर जो है उसकी, तो मून पर तो कम होती है, ये क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर है, तो ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या आएगा अपना इसमें? सी ऑप्शन इज करेक्ट। आया समझ में? सी ऑप्शन जो आएगा इसके अंदर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके? यस। मैं सॉल्व कराते जा रहा हूँ बेटा, बिकॉज मुझे आपके साथ सब कुछ डिस्कस करना है। पर किसी भी क्वेश्चन पे जब आपको दिक्कत होगी तो पहले मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, वो इतनी जल्दी नहीं है मुझे कि आपको बिना समझाए आगे बढ़ जाए, ठीक है? तो आप क्वेश्चन कर लेना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, नाइन्थ क्वेश्चन। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? मास ऑफ, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। बोलो यस के नो, सही है या गलत है? बोलो। यस मास इज सर। द मेजर यस ऑफ सर। इनर्शिया, यस करेक्ट, मैंने याद कराया ना स्टेटमेंट आपको। सेकंड देखो, हेवियर द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर द इनर्शिया, ये तो गलत हो गया भाई, है ना? यस अगर सर। ऑब्जेक्ट हैवी है तो उसका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है क्या? ये भी गलत है, ठीक है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट रहता है, आप कहीं भी जाओगे तो मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है? तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं होता, ये गलत है। हेवियर द ऑब्जेक्ट स्मॉलर इन द, ये भी गलत है। तो इसमें जो सही है वो सिर्फ फर्स्ट वाला सही है आपका। फर्स्ट क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है? समझ में आया? क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट का आंसर बताओ। चलो 10th का, 10th क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर टू बी 12 किलोग्राम ऑन द अर्थ, इफ इट इज टेकन टू द मून इट्स मास विल बी। बोलो कितना होगा, जल्दी से कौन जल्दी आंसर, फर्स्ट आंसर देता है बताओ। मास ऑफ द बॉडी मेजर टू बी, हाँ सर बी। बी ऑप्शन आएगा, आराम कह रहा है। आप जो है चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हो आप लोग, आप लोग चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हो, मैं वहां से देख लूंगा, बाय नेम चेक कर लूंगा। ये कह रहे हैं कि मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर टू बी 12 किलोग्राम। सिया ने आंसर करा है बी। भाई सब लोग करो, बाकी बच्चे भी करो, है ना, बाकी स्टूडेंट भी करो, आयुष नैतिक, है ना, आप लोग भी करो। ये कह रहे हैं द मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर टू बी 12 किलोग्राम ऑन द अर्थ, इफ इट इज टेकन टू द मून देन इट्स मास। अगर उसको मून पे ले जाए तो उसका मास कितना हो जाएगा? हम्म, अरे भाई मास चेंज होता है क्या? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में तो डिस्कस किया है हमने, मास चेंज होता है क्या कभी भी? मास तो चेंज होता ही नहीं है, मास तो जो है वही का वही रहता है, मास चेंज होता ही नहीं है। तो जो 12 किलोग्राम है तो 12 किलोग्राम ही आंसर आएगा ना उसका। हाँ, आई बात समझ में? 12 किलोग्राम है तो आंसर 12 किलोग्राम ही आएगा। मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। व्हाट इज द मास? मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट बाय अ बॉडी। जो बॉडी है उसने जितना कंटेंट किया हुआ है मैटर, वो उसका क्या कहलाता है? मास कहलाता है। ठीक है ना, तो आंसर जो बनेगा इसका 12 ही आंसर आएगा, देख लो भले आप। तो ऐसे ध्यान रखना, वहां पेपर में गलत कराओ। ठीक है, तो ये शीट्स में दे दूंगा, इनसे आप लर्न करना, है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, मैं जूम करता हूँ पहले तो इसको। देखो 12 किलोग्राम ही है, ठीक है। अभी ये फ्लोटेशन वाले छोड़ देते हैं, जब फ्लोटेशन करेंगे तो इनको भी करा दूंगा मैं आपको क्वेश्चंस। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या करते हैं। ये देखो 12th क्वेश्चन, देखो 12th क्या कह रहे हैं, 12th कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये तो अगेन सेम आ गया क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं इसमें तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जी इज सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो रॉन्ग है। जी हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, नहीं सेम नहीं है। अच्छा, जी हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट इक्वेटर and g is less at the earth's surface than at a height above it, a depth below it, and g is greater at the poles than at the equator। तो इसका क्या करेंगे हम? देखो फॉर्मूला में पता है g इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ठीक है, अब पोल की जो रेडियस होती है वो कम होती है, पोल की जो रेडियस है वो कम होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो इसलिए पोल पर जो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो ज्यादा होगा, और पोल पर ज्यादा होगा और इक्वेटर पे क्या होगा, कम होगा। समझ में आया? चलो इसको मैं एक पेज पे पीछे कर देता हूँ, है ना। पीछे कर देते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नंबर देख लें अपन, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, तो देखो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो रेडियस का है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम देखो अर्थ बनाए तो अर्थ कैसी होती है, इलेप्टिकल इन शेप होती है। अर्थ का जो शेप हो कैसा होता है, इलेप्टिकल होता है, इस तरीके से ये इलेप्टिकल शेप की होती है अर्थ। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इक्वेटर, ये इक्वेटर है, दिस वन इज इक्वेटर और दिस वन इज पोल। तो ये इक्वेटर हो गया, पोल हो गया। इक्वेटर की रेडियस को अपन आर ई बोल देते हैं और पोल की रेडियस को अपन आर पी बोल देते हैं। देखो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि इक्वेटर की रेडियस जो है वो ज्यादा है पोल की रेडियस से। ठीक है, अब रेडियस का क्या है, उल्टा रिलेशन है। अगर रेडियस कम तो जी ज्यादा, अगर रेडियस ज्यादा तो जी कम। तो देखो जिसके लिए रेडियस ज्यादा है उसके लिए जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसके लिए रेडियस कम है उसके लिए जी ज्यादा हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो पोल पे ज्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। देख लो आप यही कह रहे हैं, जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, तो पोल पे ज्यादा होगा और इक्वेटर पे कम होगा, तो इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ बॉडी इनटू अ यूनिट एक्सेलरेशन द बॉडी हैज। अब इसका आंसर देखते हैं, 13th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो हमारे पास जो
क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ बॉडी इनटू अ यूनिट एक्सेलरेशन, द बॉडी हैज लेस मास, जीरो मास, मोर मास, और मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स। इसका क्या आंसर होगा भाई बताओ, बोलो क्या आंसर करोगे इसका? हम्म। सर 13 का ना? हाँ 13 का क्या आंसर आएगा? सर सी। सी आंसर आएगा। ठीक है, वैसे तो दे रखा है आंसर सी, आपको मैंने शो कर ही दिया था, पर फिर भी F इजिकल टू एम ए होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं यूनिट एक्सेलरेशन। यूनिट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 1 रख दोगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 रख दोगे तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, तो F इजिकल टू एम आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, द बॉडी हैज मोर मास। अगर मोर फोर्स, अगर देखो F इजिकल टू क्या आ रहा है, F इजिकल टू एम आ रहा है, अगर फोर्स इंक्रीज करोगे तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मोर मास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर करना है। आंसर करो भाई, इन्वॉल्व होके करो। चलो, ये 14 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है? 14 क्वेश्चन विजिबल हो रहा है सबको? हो रहा है यस सर। 14 क्वेश्चन सबको? ठीक है, तो 14 का आंसर बताओ। द वेट ऑफ अ बॉडी इज 20 न्यूटन। 100, कितना आएगा? 20 न्यूटन 20 न्यूटन। न्यूटन आएगा। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है इस क्वेश्चन का, 14th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा है, जी ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 होता है जी ऑफ अर्थ के। इसलिए हम ये कह सकते हैं वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम होता है वेट ऑन अर्थ के। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि कोई बॉडी है जिसका वेट अर्थ पर मान लो जो भी है, तो मून पर क्या हो जाएगा, उसका 1/6 टाइम हो जाएगा। तो 1/6 इंटू अर्थ पे हमें कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। 6 टू या 12 कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपको पास, 20 न्यूटन आ जाएगा। आया समझ में? ये कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन आया। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट बोला था जिसने, बच्चे ने आंसर दिया है। सी इज अ करेक्ट आंसर, 20 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। 20 न्यूटन जो है इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द माउंट एवरेस्ट, तो एट द माउंट एवरेस्ट पर क्या होगी? और जो सरफेस पर मान लो, सरफेस जो है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो सरफेस पर अगर मान लो जी है, और माउंट एवरेस्ट पर ये मान लो ये है जी, तो इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? सी आंसर आया है एक स्टूडेंट का, तो आयुष का। बोलो, का माउंट एवरेस्ट पर यानी सरफेस से आप हाइट पे जाओगे, तो हाइट पर आप ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। अर्थ की सरफेस से हाइट पर जाओगे तो जी की वैल्यू सॉरी इंक्रीज सर, होती है कम होगा। कम होगा ना बेटा, ये तो रट लो सर आप, कम मैंने होगा, आपको सॉरी पहले ही सर। बता रखा है। अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो डिक्रीज, नीचे जाओगे तो डिक्रीज। ठीक है, ये आप याद रख लो बिल्कुल अच्छे से। और इक्वेटर और पोल का तो आपने देखा ही है कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस केस में सर हमारा ये, मतलब 20 सही होगा ना? हाँ ऑप्शन में देखता हूँ, मैंने ऑप्शन देखे नहीं है। हाँ, तो नहीं, बी कैसे होगा, सी आ रहा होगा आंसर इसका, सी आ रहा है ना, देखो। डिक्रीज होगी ना जी? नहीं, ये जी अर्थ के लिए दे रखा है बेटा, ये वाला जी किसके लिए, अर्थ के लिए दे रखा है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द माउंट एवरेस्ट इज, तो अर्थ, माउंट एवरेस्ट के लिए दे रखा है, तो जो अर्थ पर है, अर्थ की सरफेस पर मान लो जी है, और माउंट एवरेस्ट की सरफेस पर जी एम है, तो वो जो माउंट एवरेस्ट वाला है वो क्या होगा, कम होगा इससे, इससे कम होगा। इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, आया समझ में? इसने माउंट एवरेस्ट को जी से बताया हुआ है ना। अच्छा, 16 तो अभी नहीं कर रहे हैं अपन, 16 में आपको फ्लोटेशन पढ़ाऊंगा जब करेंगे। तो 16 के छोड़ते हैं, 16 को आगे बढ़ते हैं, 17 पे आ जाते हैं। ठीक है, द टाइप ऑफ फोर्स डेट एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, दो चार्ज बॉडीज है उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? क्या उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? दो बॉडी, द टाइप ऑफ फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज बॉडीज ले लो आप। देखो 17th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। दो बॉडीज ले लो जो चार्ज बॉडीज है, एक ये बॉडी ले ली ए, ठीक है, ये दूसरी बॉडी ले ली बी। तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर
ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर बाय द फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो सही है। ये तो हमारा कौन सा लॉ कहता है, ये तो हमारा लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि मान लो इसमें एक चार्ज है प्लस का, इसमें प्लस क्यू का चार्ज है, इसमें माइनस क्यू का चार्ज है। तो ये अब ये प्लस और ये माइनस है, तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मान लो दोनों प्लस प्लस के होते तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो वो जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा, जो उनका नेचर है उसकी वजह से उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आए समझ में है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। 17 डन हो गया अपना, 17 के बाद हम आ गए 18 पे। तो 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, वेट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेट स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, बताओ। वेट जो है वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। वेट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, towards the center. हाँ, वेट जो होता है, वेट की डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। तो वेट क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। फिर क्या है, वेट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। वेट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान रखना, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट जो है डिपेंड नहीं करता क्या, करता है वेट डज नॉट डिपेंड ऑन करता है एक्सेलरेशन, करता है। तो ये कह रहा है वेट डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड नहीं, ये तो डिपेंड करता है, और ये तो रॉन्ग है, डज नॉट कह रहा है ये तो वेट तो डिपेंड करता है, कि वेट का फॉर्मूला ही W इक्वल टू mg होता है। ठीक है, अब लास्ट देगा नन ऑफ दिस, तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है हमको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये कह रहा है करेक्ट कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट तो ना, तो पहला वाला करेक्ट है, पहला वाला भी गलत है, सेकंड वाला भी गलत है, थर्ड वाला भी गलत है। तो इसमें तो नन ऑफ दीज आएगा, एक भी करेक्ट नहीं है, तो ये गलत दे रखा है इन्होंने। ठीक है, या तो इसको, है ना, करेक्ट तो एक भी नहीं है इसमें, नन ऑफ दीज आएगा। वेट, वेट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी रॉन्ग है। वेट इज नॉट अ फंड, हाँ ये सही है ना, वेट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सही है, मास होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये वाला आंसर आएगा इसमें, बी आंसर करेक्ट है अपना इसमें। ठीक है, बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट ही है, नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी कह रहा है ना ये। ठीक है, अच्छा ये बताओ, पास्कल किसकी यूनिट होती है, पास्कल इज अ यूनिट ऑफ, Pressure. आता है आपको तो, प्रेशर प्रेशर की होती है, पढ़ रखा है आपने अच्छे से स्कूल में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हमेशा कैसा नेचर होता है, Attractive force. अट्रैक्टिव का होता है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद 21 अभी नहीं कर रहे अपन, 22, 22 का आंसर बताओ। 22 का आंसर बताओ, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं बार बार। 22 का आंसर क्या होगा बोलो। 22 देखो क्या दे रखा है, अ कॉइन एंड अ फेदर आर ड्रॉप टुगेदर इन अ वैक्यूम, देन कौन पहले नीचे पहुंचेगा बोलो। सर दोनों साथ पहुंचेंगे। किसने यस सर आंसर, दोनों किसने साथ आंसर, में। हाँ दोनों साथ में Yes, नीचे sir. पहुंचेंगे। C. C. सी, अब तो रट जाना चाहिए आप लोगों को, गलती नहीं होना चाहिए, इतना पढ़ा है। तो क्यों होगा ऐसा, दोनों साथ में क्यों पहुंचेंगे भाई, ये बता दो जल्दी से, कौन बताएगा। क्योंकि सर वहां पे कुछ भी मतलब वो ही नहीं होता है, एयर क्योंकि ही नहीं सर वहां होती पे है। एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो दोनों पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डज नॉट डज नॉट डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ अ बॉडी, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ अ बॉडी, उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ अ बॉडी। तो चाहे आप फीदर हो चाहे कॉइन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी बायनेंसी का है, रिलेटिव डेंसिटी बायनेंसी का है ना।
ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द, ये भी देखो एक अच्छा आपको लर्न करने के लिए क्वेश्चन मिला है ना। जनरली हम नहीं स्टडी कर रखते, ध्यान नहीं देता। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सर वीकेस्ट शॉर्ट फोर्स, रेंज फोर्स, नॉन। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स होता है। तो लर्न करने लगा है। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट जी है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट हमने निकालनी सिखाई थी आपको, है ना, अपने एनएम क्वेश्चंस। स्क्वायर स्लैश मीडियम। हाँ, तो एफ सर सी इजिकल टू, ऑप्शन। हाँ एफ इजिकल टू क्या होता है, जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है। तो जी के लिए आप इसको अरेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा m1 m2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट देखें क्या होती है, तो एसआई यूनिट निकालेंगे अपन, एसआई यूनिट ऑफ जी। तो एसआई यूनिट ऑफ जी क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड में मास की क्या होती है, किलोग्राम, और किलोग्राम 2 किलोग्राम है तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आपका आंसर क्या आया यहाँ पे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। हाँ गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर, सी आंसर इसका सही है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है ना। सो अच्छा, ये बता दो, वेयर वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम शुगर। 1 किलोग्राम शुगर खरीदना कहाँ पे फायदेमंद रहेगा, बोलो। इक्वेटर। कहाँ पर, एट इक्वेटर पे? हाँ, कैसे कैसे बताओ। अरे नो सर, पोल्स पे। अरे, पोल्स पर जी की वैल्यू ज्यादा होती है कि कम होती है? जी की वैल्यू सर ज्यादा होती है ज्यादा ना। होती है। जी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है। तो अगर वो वेट कम मेजर करेगा तो क्वांटिटी ज्यादा डल जाएगी ना, और और शुगर करनी पड़ेगी ना उसको। अब मान लो आप कुछ सम केजी ऑफ शुगर आप लेके गए इक्वेटर से, तो वो जो केजी ऑफ शुगर है, जब आप पोल पे पहुंचोगे तो उसका तो वेट इंक्रीज हो जाएगा, पर क्वांटिटी तो उतनी ही है। क्वांटिटी उतनी ही है पर शुगर का वेट इंक्रीज हो गया। आप जो पेमेंट करते हो तो पर केजी के हिसाब से करते हो ना। तो आप तो ये चाहोगे कि भाई पर केजी जो हो, पर क्वांटिटी तो ज्यादा हो। क्वांटिटी कब ज्यादा होगी, तो इक्वेटर पे उसका क्या, इक्वेटर पे जी कम है। तो इक्वेटर पे जी कम है तो वेट कम मेजर करेगा वो। वेट कम मेजर करेगा, क्वांटिटी ज्यादा डालनी पड़ेगी उसको उस केस में वहां पे। ठीक है। तो इसका भी आंसर थोड़ा ध्यान रखना, एट इक्वेटर। ऐसा नहीं हो जल्दबाजी में पोल लगा के आ जाओ। ठीक है। सो सिंस द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर, सो while purchasing 1 kilogram weight, while purchasing 1 kilogram weight sugar at equator using spring balance, we will get more mass as compared to that at other place of the earth। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इक्वेटर। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा शीट, जो डिस्कस करना वो वाला पार्ट शेयर करूंगा, है ना। ठीक है। और जब भी मैं वहाँ क्लास का डालूं तो फिर तब ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि मेरी 11th 12th की क्लासेस हैं, और उनका कराना, उनका कोर्स बहुत ज्यादा है, आपका तो कम है। तो डिस्कस करते करते मैं करा दूंगा पूरा कोर्स, है ना। तो उनका थोड़ा कोर्स ज्यादा है, उनको अभी कराना पड़ेगा। आ, अभी देखो आप इसको करते हैं, कितना टाइम है, 4 मिनट है। 29th क्वेश्चन करते हैं, कह रहे द मास ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। फोल्ड मतलब टाइम्स कर लो, 4 टाइम्स, एंड मास ऑफ अदर बॉडी इज इंक्रीज्ड 16 टाइम्स। तो मास ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स 16 टाइम्स, हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन देम बी चेंज्ड टू कीप द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं अपन। इसमें ये कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम है दोनों में, तो इसको F1 कर दो, इसको F2 कर दो। ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या है, सेम है। ठीक है। अब ये क्या करें, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम है, पर एक जो दो बॉडी लेते हो आप, जो फॉर्मूला है आपका क्या है, m1 m2/r² है। देखो ये रहा फॉर्मूला, m1 m2/r²। ये क्या कर रहे हैं, एक बॉडी का मास तो 4 टाइम्स बढ़ा रहे हैं और दूसरी का 16 टाइम्स। तो पहले तो मान लो जी, और मास क्या था इसका, m1 था, इसका m2 था, और इधर अपन ने ले लिया ये r1 का स्क्वायर कर दिया। अब F2 में क्या करो, जी पहली फर्स्ट वाली को कितने से इंक्रीज करना है आपको, 4 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो 4m1 कर दो। ठीक है। और दूसरी वाली सेकंड वाली को कितना इंक्रीज करना है, देखो सेकंड वाली को 16 टाइम इंक्रीज करना है, तो इसको आप कर दो 16m2। ठीक है, 16m2, और डिवाइड बाय क्या करो, डिस्टेंस मान लो, नई डिस्टेंस क्या है, R2 है, समझ में आ रहा है। तो पहली इसका मास तो 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, दूसरे वाली का मास 16 टाइम इंक्रीज कर दिया। ठीक है। तो आप देखो इस जी से तो ये जी कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। और ये आ जाएगा आपके पास m1 m2 डिवाइड बाय ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4 ही आ जाएगा, 4 इंटू 16 ये आ गया आपके पास।
फिर ये m1 m2 एंड डिवाइड बाई हो गया R2 का स्क्वायर। अब ये m1 m2 भी कैंसिल हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए, R2 चाहिए, तो इसको अरेंज करोगे आप। तो अरेंज कैसे करोगे, R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 16 इंटू 4 आ गया, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R2 डिवाइड बाय R1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4, या इसको आप ऐसे कर दो ना, 16 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 64 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, ठीक है। तो R2 डिवाइड बाय R1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कर दो, इधर भी स्क्वायर रूट कर दो, इधर भी स्क्वायर रूट कर दो। तो ये तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो R2 डिवाइड बाय R1 और 64 का क्या जाएगा 8। तो R2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 टाइम्स ऑफ R1। समझ में आया। R2 कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ R1 आ जाएगा। देखो आप क्या आ रहा है आंसर इसका, C आ रहा है, क्या C आ रहा है आपका 8 टाइम्स ऑफ R1। आए समझ में, देखो आप R2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ R1। आई बात समझ में। कौन सा क्वेश्चन था ये पता, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है ना। ये दे दूंगा मैं आपको, आप आराम से और देख लेना। आया समझ में, बोलो, कर लोगे सॉल्व, ये यस छोटी सर। छोटी सी मैथ्स है, तो मैथ्स आप अप्लाई करना, है ना। तो ये 29th क्वेश्चन हो गया। 29th के बाद नेक्स्ट देखें अपन, when you put an object on a spring balance what do you measure। स्प्रिंग बैलेंस पे अपन किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या मेजर करते हैं, बोलो स्प्रिंग सर बैलेंस से। वेट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको वेट इसमें, वेट हाँ क्या मेजर करते हो, वेट मेजर करते हो, वेरी गुड। वेट मेजर करेंगे स्प्रिंग बैलेंस पे, ठीक है। वी कैन मेजर वेट, है ना, वी कैन मेजर वेट ऑफ एन बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्प्रिंग बैलेंस एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फिजिकल बैलेंस। ये भी अच्छी बात पता चल रही है, देखो इधर मास किससे मेजर करते हैं अपन, फिजिकल बैलेंस से। मास ऑफ एन, फिजिकल बैलेंस। ठीक है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फिजिकल बैलेंस, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट r इज द रेडियस सी ऑफ अर्थ। सी कहाँ पर होती है, सी। सरफेस ऑफ द हाँ हाँ, क्योंकि देखो ये क्या लिख रखा है, हाइट, तो हाइट पर तो डिक्रीज होती है। सेंटर पे कितनी होती है भाई, बताना जरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे कितनी हो जाएगी, जल्दी से सर कौन बताएगा, 0। 1 मिनट बचता है, 0 होती है, जी इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। और डेप्थ पर भी डिक्रीज होती है, तो भाई सीधी सीधी सी बात है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्लास, वैसे अपनी क्लास शेड्यूल्ड है, जो मैंने डेज आपको दे रखे हैं, उसके अलावा अगर मैं क्लास लूंगा तो मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा, बिकॉज मेरी 11th 12th की क्लासेस हैं तो उस वजह से थोड़ा टाइम मिल पाना दिक्कत है ना। बट आप कनेक्ट रहो, मैं कराता रहूंगा, ठीक है, फायदा ही रहेगा आपको।